Alright, so in this question is telling that Rabi matrix is that ABCD are integers from a certain set. The number of invertible matrices in R is okay. क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स R जो है आपका इन्वर्टिबल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट R क्या होगा, नॉन जीरो होगा, राइट? तभी तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट R को नॉन जीरो करता हूँ और वहाँ से जो हमें कंडीशन मिलती है वो देखता हूँ. तो ओके, ये कितना हो गया, अगर मैं इसे फर्स्ट रो से खोलूँ तो ये हो गया -5AD प्लस 5BC, राइट, इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज AD is not equals to BC, राइट? ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ABCD इस सेट में से, जो ये सेट दिया ना आपको गिवन सेट, इस सेट में से ABCD ऐसे चूज करूँ सच दैट A और D का मल्टीप्लिकेशन B और C के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ना हो, तो मुझे जो R मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन्वर्टिबल मिलेगा. ओके ग्रेट. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, कितने टोटल मैट्रिसेस पॉसिबल है वो देख लेता हूँ. तो वो कैसे निकालूंगा, देखो A को मैं 8 वैल्यू से भर सकता हूँ, 0 से लेकर 19 तक, ये 8 ही वैल्यूज है ना. हाँ, ये कितने वैल्यूज है आपके, 8 वैल्यूज है. ओके, तो मैं A को 8 वैल्यू से भर सकता हूँ, सिमिलरली B को भी 8 वैल्यू से भर सकता हूँ, वैसे ही और C और D दोनों को 8 वैल्यू से भर सकता हूँ. तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो गए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 8 टू द पावर 4. तो लिख देता हूँ मैं, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस इज योर 8 टू द पावर 4, राइट? ओके, सो ये तो आ गया आपके टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस. 8 टू द पावर 4 कितना होता है आपका, 4096. ओके, ऑलराइट. सो ये तो आ गया आपके नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. ओके, अभी देखना, अब मुझे ऐसे मैट्रिसेस ढूंढना है जिसमें AD नॉट इक्वल टू BC हो. तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे मैट्रिसेस ढूंढता हूँ जिसमें AD इक्वल टू BC हो. क्यों? क्योंकि यार इधर से देखो ना, इधर से मुझे क्या कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि इसको नैरो डाउन कैसे करूँ, इसके केसेस को काउंट कैसे करूँ, क्योंकि इसके जो केसेस होंगे बहुत सारे होंगे और कोई पर्टिकुलर हम एक वे में भी नहीं सोच पाएंगे जिससे हमें एक पर्टिकुलर केस का कुछ नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल जाए, फिर इस केस का कुछ नंबर ऑफ अलग सोल्यूशंस मिल जाए. तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे हमको. जैसे देखिए ना, आप AD नॉट इक्वल टू BC के कितने ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. आप A को भी कुछ भी डाल सकते हो, D को भी कुछ भी डाल सकते हो, B को भी कुछ भी डाल सकते हो, C को भी कुछ भी डाल सकते हो. तो इसके केसेस को मैप करके काउंट करना बहुत मुश्किल है. तो मैं क्या करता हूँ ना, AD इक्वल टू BC की केसेस को काउंट करता हूँ, उन्हें मैप करता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं उन केसेस को नैरो डाउन करके काउंट कर सकता हूँ. इसलिए मैं उनको मैप करता हूँ. फिर क्या करूंगा, वो हमारे पास कैसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आ जाएंगे. फिर मैं उन्हें क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस माइनस कर दूंगा, तो हमारे नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमें आ जाएंगे. आई होप आपको समझ गया मैं क्वेश्चन को टैकल कैसे कर रहा हूँ, अप्रोच कैसे कर रहा हूँ इसकी सोल्यूशन की तरफ, राइट? ओके, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं अभी, तो मैं इधर पे निकालना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना. अभी मैं ये निकाल रहा हूँ, फिर उसे टोटल से माइनस कर दूंगा, है ना. ठीक है, तो मैं निकालना जा रहा हूँ अभी नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. ठीक है, ओके. तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, निकालने के लिए देखो AD इक्वल टू BC करना है ना. इसका मतलब बेसिकली अगर नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, बेसिकली AD इक्वल टू BC करना है. ओके, तो अब AD इक्वल टू BC. अच्छा, अब देखो अगर AD BC में से कोई भी एक जीरो हो गया, मतलब AD और BC दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, अगेन दो केस बनाता हूँ. क्या कि एक केस में क्या हो जाए, AD इक्वल टू BC हो, पहला केस क्या हो जाए, AD इक्वल टू BC हो, जिसमें जो कि अल्टीमेटली किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो. और दूसरा केस क्या होगा, AD इक्वल टू BC विच इज नॉन जीरो. वो हम दूसरे केस में देखेंगे, पहले हम पहले केस को डिस्कस करते आइए. तो देखो यहाँ पे पहले केस में बोल रहा हूँ AD इक्वल टू BC इक्वल टू जीरो है. ओके, अब देखना ये कब होगा, इसका बेयर मिनिमम कंडीशन क्या है, जब A और D में से एंड B और C में से कोई एक जीरो हो जाए. ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, AD और BC जीरो हो जाएगा. दोनों भी जीरो हो सकते हैं ऑब्वियसली, A और D दोनों भी जीरो हो सकते हैं, B और C दोनों भी जीरो हो सकते हैं, बट अगर कोई एक भी जीरो हो गया तो भी हमारा बात बन जाएगा. ओके, ठीक है. तो चलिए अब देखते हैं टोटल पॉसिबल इसमें कितने वैल्यूज हो सकते हैं, फिर कितने वेज हो सकते हैं जिसमें ये पॉसिबल हो. ओके, देखो पहले AD को जीरो करता हूं मैं. AD को जीरो करने के कितने तरीके, चलो मान लो A को मैंने जीरो कर दिया, तो D को भरने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, अगेन 0 से लेकर 90 तक मैं उन्हें कोई भी वैल्यू से भर सकता हूँ, तो 8 तरीके हो गए. ओके, अब मान लो D को मैंने जीरो बिठाया, तो A को भी भरने के 8 तरीके हो गए, है ना, वही 0 से लेकर 19 तक. लेकिन अब देखिए इधर पे हुआ क्या, मान लीजिए जब आपने A को जीरो बिठाया, तो आपने वो भी केस कंसिडर किया ना इसमें, जब आपने D को जीरो बिठाया, तो भी तभी तो आप कह रहे थे कि 8 पॉसिबल वेज है. और जब आपने D को जीरो बिठाया तो आपने वो भी तो केस कंसिडर किया जब A को जीरो बिठाया. तो हमने कौन सा केस दो बार काउंट कर लिया, A इक्वल टू जीरो, D इक्वल टू जीरो वाला केस दो बार काउंट कर लिया. तो हमें इसमें से एक माइनस भी करना पड़ेगा. दैट इज हमारे पास 15 पॉसिबल ऐसे वेज होंगे जिसमें AD इक्वल टू जीरो हो जाए. सिमिलरली BC इक्वल टू जीरो होने के लिए भी, है ना, BC इक्वल टू जीरो होने के लिए भी कितने वेज हो जाएंगे, 15 वेज, है ना, या फिर 15 वेज हो जाएंगे. हाँ, 15 वेज हो जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें AD इक्वल टू BC इक्वल टू जीरो हो, तो टोटल सच पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल वेज लिख देता हूँ मैं, मैट्रिसेस लिखने से अच्छा टोटल वेज
इज इक्वल टू 15 स्क्वायर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल टू 225. ओके, तो हमें हमारे पास 225 मैट्राइसेस उस केस के होंगे जब AD इक्वल टू BC हो, जो कि अल्टीमेटली किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो. ओके, अब सेकंड केस क्या होगा, ऑब्वियसली जब AD इक्वल टू BC हो और वो नॉन जीरो हो, दोनों के दोनों, है ना. सेकंड केस हो गया आपका AD इक्वल टू BC हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए. ओके, अब इस केस में देखिए, इस केस में मैं क्या करूंगा, क्योंकि AD इक्वल टू BC इक्वल टू नॉन जीरो है, इसका मतलब ABCD इनमें से जीरो तो कुछ भी नहीं हो, कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो मैं जीरो को तो पहले काट देता हूँ. ओके, ऑलराइट, अब देखना यहाँ पे एक बात समझना, एक खास बात जो है, यहाँ पे क्या है, सारे नंबर्स प्राइम है ना. इसका मतलब मान लो अगर मैंने A को 3 लिया और D को 5 लिया, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई. इसका मतलब BC की वैल्यू 15 आनी पड़ेगी, जिसके वजह से हमारे पास B और C की वैल्यू फिक्स हो जाती है. B और C की वैल्यू दो ही नंबर्स के अराउंड घूम सकती है, जो कि है 5 और 3. इसका मतलब अगर आपने A और D की वैल्यू फिक्स कर दी तो आपकी B और C की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, या फिर दो ही नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. ओके, आई होप आई एम क्लियर. क्योंकि ये सारे नंबर्स प्राइम है और दो प्राइम्स के प्रोडक्ट को आप उन्हीं दो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो और कोई भी दो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ओके, आई होप आई एम क्लियर. लेकिन इधर पे और एक बात देखना, मान लो आपने A को 3 लिया और D को सेम ले लिया, मतलब D को भी 3 ले लिया, तो AD क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. अब BC को 9 होने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, कि जब B और C अगेन दोनों 3 हो जाए. मतलब अगर आपने AD में से A और D को इक्वल कर दिया, BC में से भी B या C को इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे ABCD इक्वल हो जाते हैं. ओके, आई होप आपको ये बात समझ रही हो. तो मैं क्या करता हूं ना, इसको भी अगेन दो केस में तोड़ देता हूं. कैसे, देखो, इसको मैं दो केस में तोड़ता हूं. पहला केस A बोलता हूं मैं, जिसमें मैं क्या करता हूं कि A नॉट इक्वल टू D लिखता हूं. ओके, मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, ताकि सारे के सारे इक्वल ना हो जाए. एंड B नॉट इक्वल टू C लिखता हूं. ओके, और सेकेंड केस में मैं क्या बोलता हूं ना, केस B, जिसमें A इक्वल टू D हो जाए. ओके, अब मैंने आपको समझाया यही बात कि अगर A इक्वल टू D हुआ तो आपका B और C भी इक्वल होना पड़ेगा. तो एंड B इक्वल टू C लिखने से अच्छा मैं इधर पे डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये B और C दोनों के इक्वल होगा, तभी तो आपका AD इक्वल टू BC होगा. अगर मान लो A और D की वैल्यू आपने सेम बिठा दी, तो अगर उसको BC के इक्वल होना है, इसका मतलब B और C भी सेम होने चाहिए और उसी नंबर के बराबर होना चाहिए जिसको आपने A और D को इक्वेट किया है, तभी तो AD इक्वल टू BC होगा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. तो अब देखो केस ए में कितने वेज होंगे, मतलब केस ए में कितने वेज होंगे. हाँ, तो चलिए देखते हैं. अब क्योंकि आपको दो A और D को इक्वल नहीं करना और B और C को भी इक्वल नहीं करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, AD को चूज कर लेता हूँ. कैसे चूज करूँ, देखो, जीरो तो है नहीं, जीरो तो गया क्योंकि AD इक्वल टू BC इक्वल टू नॉट जीरो है. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 7 इंटीजर्स बच गए, इन 7 में से मैं कोई भी दो चूज कर लेता हूँ. ठीक है, तो चलिए, तो मैंने पहले क्या किया, 7 में से कोई भी दो चूज कर लिया. अब इन दो इंटीजर्स क्यों दो चूज किया, क्योंकि मुझे A और D की वैल्यू बिठानी है उनमें. ओके, अब इन दो इंटीजर्स को मैं A और D में दो तरीके से बिठा सकता हूँ ना. जैसे मान लो मैंने चूज किया 3 और 5, तो AD को मैं कैसे चूज कर सकता हूँ, A को मैं 3 डाल दूँ, D को 5 डाल दूँ, या फिर A को 5 डाल दूँ, D को 3 डाल दूँ. ठीक है, तो मैंने दो तरीके से अरेंज कर दिया AD में. अब वही दो इंटीजर्स मैंने कहा आपको BC में अरेंज होंगे. कैसे अरेंज होंगे, अगेन दो वेज होंगे, B को मैं 3 डाल दूँ, C को मैं 5 डाल दूँ, या B को 5 डाल दूँ, C को 3 डाल दूँ. तो ये हो गए आपके केस ए के नंबर ऑफ वेज पॉसिबल. अच्छा, अब केस बी देखना. केस बी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सारे इंटीजर्स इक्वल है, मतलब आप किसी भी एक को कुछ भी वैरी कर सकते हैं, सब ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है, जीरो तो सेलेक्ट नहीं करना है. तो बाकी कितने इंटीजर्स बच गए, 7. उसके कितने वेज हो जाएंगे, सिंपली 7 वेज हो जाएंगे, है ना. क्योंकि आप एक को वैरी करेंगे तो अपने आप सबके सब वैरी हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्या है, इक्वल है. ऑलराइट, सो ये हो गया आपका. बस अगर हम केस 1 और केस 2 के टोटल वेज ऐड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस निकल के आ जाएगा, जिसको हम टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. चलिए देखते हैं क्विकली नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस निकाल लेते हैं. अब जब सब हो ही गया तो नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कितने आ गए, देखो, नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस. अच्छा, एक बार ये देखना कि कितना था, 7c × 2 × 2, मतलब 7c × 4, ये होता है आई गेस आपका 84, राइट. हाँ, तो नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आपके कितने होंगे, देखो, 8⁴ माइनस केस 1 में कितने वेज थे, 225, और केस 2 में कितने वेज है, देखो, 84 + 7 मतलब 91. 8⁴ आता है आपका 4096, और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3780. ओके, थैंक यू.